नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 30 जुलाई 2026, दिन है गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन सावन महीने की शुरुआत हो रही है। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:54 तक का समय जो है वो शुभ माना जाएगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो दोपहर को 2:22 से लेकर शाम के 3:59 तक का समय जो है किसी भी नए या शुभ काम के लिए आपको वर्जित रखा जाएगा, यानी कि आपको नहीं करना चाहिए। हम नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को संसद के मानसून सत्र और देशव्यापी विकास कार्यों पर रखेंगे नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई 2026 को मुख्य रूप से संसद के मानसून सत्र की विधायी गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, जहां सुबह 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा में अहम विधायकों पर चर्चा होगी। हाल ही में केंद्रीय सचिवालयों के साथ हुई हाई लेवल बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सभी मंत्रालयों द्वारा तकनीकी विकास और साइबर सुरक्षा से जुड़े एजेंडों को लागू करने की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में जारी बाढ़ की स्थिति, राहत कार्यों पर भी उनकी सीधी नजर बनी रहेगी। उनका विस्तृत और पल पल का ऑफिशियल कार्यक्रम जो है सुबह पीएमओ द्वारा साझा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 30 जुलाई 2026 तक काम बंद करने का फैसला किया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लीगल एंड डिफेंस काउंसलर नीति के विरोध में 30 जुलाई 2026 तक अदालती कामकाज पूरी तरह से ठप रखने का फैसला किया है। वकीलों का मानना है कि यह नीति उनके कानूनी पेशे और काम को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके कारण अदालतों की दैनिक कार्रवाई पूरी तरह से रुक गई है। इस हड़ताल को लेकर बार एसोसिएशन ने 30 जुलाई को एक अहम जर्नल हाउस यानी कि आम सभा की बैठक बुलाई है, जिसमें स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। वहीं अब बात करते हैं यूपीएससी भर्ती 2026 की। विभिन्न सरकारी पदों पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने की अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई है। संघ लोकसभा आयोग यानी कि यूपीएससी ने विज्ञापन संख्या 8/2026 के तहत विभिन्न केंद्रीय सरकारी पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई 2026 तय की है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट को कल तक जो है यूपीएससी के अधिकारित ऑनलाइन भर्ती आवेदन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। यह भर्ती अभियान विभिन्न मंत्रालयों में की कई वरिष्ठ पदों के लिए चलाया जा रहा है और अंतिम तिथि के बाद आवेदन कोई भी अन्य मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं E20 पेट्रोल की। E20 पेट्रोल पर सड़क का बड़ा बयान सामने आया। BS3 गाड़ियों में बदलने पड़ सकते हैं कुछ पार्ट्स। E20 पेट्रोल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अप्रैल 2023 से पहले बनी अधिकांश गाड़ियां जो है E10 फ्यूल के लिए डिजाइन की गई थी, जबकि BS3 यानी कि 2005 से लेकर 2016 तक के बीच बनी गाड़ियों पर E20 का सीमित प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि माइलेज केवल ईंधन के कारण नहीं घटता, बल्कि ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति, वाहन की मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कारण भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। बात करते हैं संसद में हुए हंगामे की। तो संसद में पेपर लीक कानून पास हो गया। विपक्ष के हंगामे और युवा मुद्दों पर छिड़ी सियासी बहस। संसद के मानसून सत्र की अगर बात की जाए तो सत्र के दौरान लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल और राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पारित होने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सत्र की शुरुआत सीजेपी के आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच हुई। अब सरकार का दावा है कि नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और नए कानून के लागू होने के बाद ऐसे मामलों की फास्ट ट्रैक सुनवाई कर दोषियों को जल्द सजा सुनाई जा सकती है। इस बीच विपक्ष का आरोप लग रहा है कि वह युवाओं के वास्तविक मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की बजाय सरकार को घेरने की राजनीति में अधिक बिजी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद में सीजेपी प्रदर्शन पर सरकार और राहुल गांधी आमने सामने दिखे। गोली चलने के दावों पर तीखी बहस की गई। लोकसभा में सीजेपी के चलो संसद प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। एक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह की गोली नहीं चलाई गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। सरकार ने विपक्ष से तथ्यों के बिना आरोप लगाने पर माफी मांगने की मांग की है। वहीं राहुल गांधी
ने अपने आरोपों पर कायम रहने दावा किया कि कई प्रदर्शनकारियों को पैलेट जैसी चोटें आई हैं। इन मुद्दों पर संसद में राजनीतिक टकराव और तेज हो गया, जबकि पुलिस कार्रवाई और कथित बल प्रयोग को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। विवाद लगातार गहरा होता जा रहा है। वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के पिता का बड़ा दावा सामने आया। कहा, बीजेपी ज्वाइन करो नहीं तो माता पिता को देख लेंगे, ऐसी उन्हें धमकी मिली है। सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक दीपके अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके ने दावा किया है कि उनके बेटे को बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाते हुए धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। उनके अनुसार धमकी में कहा गया कि यदि अभिजीत बीजेपी में शामिल नहीं होते तो उनके माता पिता को निशाना बनाया जाएगा। यह दावा ऐसे समय सामने आया जब अभिजीत दीपके दिल्ली में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र लौटे हैं। परिवार ने इस मामले में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, जबकि धमकी देने वालों की ऑफिशियल पहचान या आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। मामले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है और विपक्ष ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले अमित शाह को हटाया जाए और छात्रों पर कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट से जांच हो। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन, लाठीचार्ज और बल प्रयोग किया गया है। इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट से निगरानी में जांच होनी चाहिए। राहुल ने यह भी कहा कि यदि गृह मंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए तो उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। यदि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो ये उनकी विफलता है। वही सरकार पहले ही इन आरोपों को खारिज करते हुए कह चुकी है कि प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह की गोली नहीं चलाई गई, केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां रूस में होने का दावा करने वाले युवक को नीट प्रदर्शन केस में नामजद कर दिया गया। एफआईआर पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले एक युवक ने दावा किया है कि पिछले 4 महीनों से वह रूस में रह रहा है, फिर भी उसे नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में आरोपी बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक ने खुद को मोहम्मद ताकत बताते हुए कहा कि प्रदर्शन के समय वह भारत में मौजूद ही नहीं था, उसके पास रूस में रहने वाले दस्तावेज भी हैं। उसने प्रशासन से एफआईआर में अपना नाम हटाने की मांग की है। इस मामले पर किशनगंज पुलिस ने अभी तक उसके दावे की पुष्टि या खंडन नहीं किया, जिससे एफआईआर में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत के टिप्पणी, जो कि उन्होंने टिप्पणी की थी गटर जनरेशन की, इस टिप्पणी पर कंगना रनौत को घेर लिया गया है। सोनू सूद बोले कि युवाओं का सम्मान करना जरूरी है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की गटर जनरेशन टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा होता नजर आ रहा है। जंतर मंत्र पर प्रदर्शन कर रहे छात्र युवाओं के लिए दिए गए इस बयान पर अभिनेता सोनू सूद ने बड़ी नाराजगी जताते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा, किसी भी सामाजिक व्यक्ति को सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि देश का युवा ही कलाकारों और नेताओं को पहचान दिलाता है। सोनू ने कहा कि जनता और युवाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। वही बढ़ते विवाद के बीच कंगना रनौत ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। उन्होंने अपनी टिप्पणी पर सफाई भी दी। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री ने लौटाई 99 लाख की सब्सिडी, संसद में सरकार ने दी जानकारी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अपने खीरे की खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत मिली 99 लाख की सब्सिडी वापस कर दी है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लिखित जवाब में बताया कि चौधरी ने संबंधित बैंक को सब्सिडी राशि लौटा दी है और बैंक को यह रकम एनएचबी को वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चौधरी ने अपने ही मंत्रालय के तहत संचालित योजना का लाभ लिया था। संसद में सरकार ने यह भी बताया कि पिछले 5 वर्षों में एनएचबी की योजनाओं के तहत 2 मौजूदा भाजपा सांसदों को वित्तीय सहायता मिली थी, जबकि हितों के टकराव के जुड़ा ये मामला है और कोई अलग प्रभाव मौजूदा दिशा निर्देश में नहीं है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां दतिया उपचुनाव के लिए आज मतदान होंगे। 291 बूथों पर वोटिंग शुरू होगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से लेकर मतदान शुरू हो जाएंगे। उपचुनाव के लिए जिले में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां मतदाता शाम को 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 200 से अधिक
मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान दल पहले से ही सभी बूथों पर पहुंच चुके थे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की जांच के बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। भाजपा, कांग्रेस व अन्य दलों के उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है, जबकि मतगणना जो है वो 3 अगस्त को होगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 1971 युद्ध के वीर ब्रिगेडियर बसंत कुमार पंवार का निधन हो गया। आधुनिक जंगल युद्ध प्रणाली के थे वो शिल्पकार। 1971 के भारत पाक युद्ध के वीर और आधुनिक जंगल युद्ध प्रणाली के प्रमुख विशेषज्ञ ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बसंत कुमार पंवार का मध्य प्रदेश के महू में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंदौर में जन्मे पंवार ने 1971 युद्ध में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर कई अहम अभियानों का नेतृत्व किया और भारतीय सेना में 36 वर्षों तक अपनी सेवाएं निभाई हैं। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अति वरिष्ठ सेवा पदक और वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर कई नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र सुरक्षा में उनके योगदान पर अविश्वसनीय बताया है। अब बात करते हैं खेल जगत की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की अगर बात की जाए तो 3 घंटे में भारत ने बॉक्सिंग में पक्के किए 5 पदक, कुल मेडल अब 21 हो गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 3 घंटे के भीतर 5 नए मेडल पक्के कर लिए। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम और अरुणधरती चौधरी 70 किलोग्राम ने अपना अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिससे उनके पदक सुनिश्चित हो गए हैं। वहीं पुरुष वर्ग की अगर बात की जाए तो सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम, अंकुश यादव और नरेंद्र बेरवाल ने भी दमदार जीत दर्ज करके अंतिम 4 में प्रवेश किया है। बॉक्सिंग में इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के कुल मेडल की अगर गिनती की जाए तो 21 पर पहुंच गई है। अब भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल और फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं भोजशाला विवाद की। वैकल्पिक नमाज स्थल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने उठाए आदेश पालन के सवाल। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अदालत के पूर्व निर्देशों के बावजूद राज्य प्रशासन अब तक उपयुक्त वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं करवा पाया। आदेशों का पालन नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांग सकती है। इससे पहले अदालत ने सरकार से वैकल्पिक स्थल की जानकारी देने को कहा था। भोजशाला विवाद को लेकर यह सुनवाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके फैसले का स्थानीय धार्मिक व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कदमों पर असर पड़ सकता है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। होर्मुज और लाल सागर संकट से भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। कच्चे तेल की कीमतें जो है $135 तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और लाल सागर में प्रमुख समुद्री मार्गों पर एक साथ व्यवधान पैदा होता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने करीब 40% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा एलएनजी और एलपीजी का आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए करता है। वहीं लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव की आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है $130 से $135 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, जिससे भारत में ईंधन आयात लागत महंगी होगी, परिवहन खर्च बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब बात करते हैं सीएम योगी की। गोरखपुर में सीएम योगी का विपक्ष और जेएनयू पर निशाना। बोले देश विरोधी सोच स्वीकार नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष और वामपंथी विचारधारा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र, भारतीय संस्कारों और मूल्यों की विपरीत सोच स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों, खास करके जेएनयू में ऐसे लोग हैं जो धार्मिक परंपराओं और धार्मिक आयोजनों का विरोध करते हैं तथा त्योहारों में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को देश विरोधी ताकतों द्वारा गुमराह किया जा रहा है और समाज को ऐसी विचारधाराओं से सतर्क रहने की जरूरत है।
वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने बड़ी घोषणा कर दी, भद्रोही का नाम फिर से होगा संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती समारोह के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने संत रविदास जी के नाम पर बने जिले का नाम बदलकर भद्रोही कर दिया था, जो एक बहुत बड़ी भूल थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार जिले का नाम दोबारा से संत रविदास नगर करने का प्रक्रिया शुरू करेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत रविदास जी के प्रति सरकार की गहरी श्रद्धा है। उनके सम्मान में जिले की पुरानी पहचान को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगली बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। वाराणसी यूपी कॉलेज हत्याकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुख्य आरोपी मंजीत चौहान पर एनएसए लगाने की तैयारी चल रही है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज छात्र हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी मंजीत चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। छात्र सूर्य प्रताप सिंह की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में पहले ही आरोपी और उसके सहयोगी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका है। अब पुलिस मंजीत चौहान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी कर रही है। प्रशासन का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों से कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है, इसलिए कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच अदालत पहले ही मंजीत चौहान की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है और मामले की जांच जारी है। अगली बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पोस्ट ऑफिस कर्मचारी पर पासबुक और जमा राशि को लेकर फरार होने का आरोप लगाया गया है। नोएडा के कोतवाली क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी पर पासबुक और जमा राशि लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। रोनीजा गांव निवासी बलबीर सिंह का आरोप है कि उन्होंने जून महीने में पोस्ट ऑफिस में तैनात दिव्यांशु डागर को आरडी की किस्त जमा करवाने के लिए पैसे और अपनी पासबुक सौंपी थी। आरोप है कि ना तो राशि उनके खाते में जमा हुई है, ना ही पासबुक वापस लौटाई गई है। पीड़ित ने मामले में एक कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला का कहना है कि पुलिस को अभी तक इस संबंध में कोई भी औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बात करते हैं वेदर अपडेट की। भारत मौसम अपडेट की अगर बात की जाए तो देश के कई राज्यों में भारी मानसून बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 30 जुलाई 2026 को भारत के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी, जिसके कारण मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके विपरीत दिल्ली, एनसीआर, पंजाब के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि जुलाई महीने में अब तक की कुल राष्ट्रीय औसत बारिश जो है सामान्य से थोड़ी कम दर्ज की गई है। वहीं असम में बाढ़ रहित अभियान तेज हो गया है। 16 करोड़ की राहत सामग्री रवाना कर दी गई है। असम में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम्मत बसवा शर्मा ने करीब 16 करोड़ की राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर प्रभावित जिलों के लिए रवाना किया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन कई घर और सड़कें अभी भी क्षतिग्रस्त है। सरकार मेडिकल कैंप, घरों के सर्वे और पुनर्वास कार्य में जुटी है। साथ ही हर साल आने वाले बाढ़ का स्थायी समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञों से अध्ययन करने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं आईफोन 18 प्रो की। आईफोन 18 प्रो लॉन्च होने से पहले बड़े लीक्स, नए एआई फीचर्स के साथ 5,000 तक महंगा हो सकता है ये मॉडल। एप्पल के आगामी आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को लेकर नए लीक्स सामने आने लगे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार कंपनी कीमत में करीब 5,000 तक की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मॉडल में एप्पल का पहला 2nm आधारित A20 प्रो चिप, बेहतर एआई क्षमता, पहली बार वेरिएबल अपर्चर कैमरा और डिस्प्ले के नीचे फेस आईडी तकनीक मिल सकती है, जिसमें डायनामिक आइलैंड पहले से छोटा होगा। और वहीं अगर बात की जाए आईफोन 18 प्रो मैक्स में बड़ी बैटरी, नया C2 मोडेम मिलने की चर्चा भी है, जो 5G और सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बेहतर बना सकता है। हालांकि एप्पल ने अभी तक इसकी कोई फीचर की या कीमत की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, पर सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद वाले इस फोन को सभी जानकारी जो है फिलहाल लीक और रिपोर्ट्स के आधार पर की गई है। वहीं अब बात करते हैं Xiaomi Redmi Note 17 5G की। भारत में 6 अगस्त को होगा लॉन्च, मिलेगी 8000 mAh की दमदार बैटरी। Xiaomi ने पुष्टि की है कि Redmi Note 17 5G भारत में 6 अगस्त को लॉन्च होगा। कंपनी ने इसे मास्टर एडिशन नाम दिया है, जिसमें सबसे बड़ी खासियत 8000 मेगाहर्ट्ज की बड़ी बैटरी होगी। स्मार्टफोन में करीब 7 इंच का 120 एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो बेहतर विजुअल अनुभव देगा। इसके अलावा फोन में टेक्सचर्ड बैक पैनल और सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा। यह डिवाइस लाइट ब्लू और पर्पल रंगों में लॉन्च होगा।
अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मूंग खरीद पर शिवराज का सीएम मोहन यादव को पत्र, बोले राज्य सरकार तेजी से करे एमएसपी पर खरीदी। मध्य प्रदेश में मूंग खरीद को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर एमएसपी पर खरीदी तेज करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने पीएम आशा योजना के तहत राज्य को 4.54 लाख मैट्रिक टन मूंग खरीद की मंजूरी दी है, लेकिन 29 जुलाई तक केवल करीब 60,000 मैट्रिक टन ही खरीदी हो सकी है। शिवराज ने स्पष्ट किया कि 25% से अधिक की खरीद की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। वहीं भोपाल में किसान 100% उपज की खरीद और खरीद सीमा हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं थलपति विजय की। जन नायकन ने 7 दिनों में 250 करोड़ क्लब में बनाई जगह। थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के रिलीज के 7 दिनों में दुनिया भर में 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वहीं तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपए ग्रोस कलेक्शन का आंकड़ा पार करते हुए इसने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके साथ ही यह विजय के करियर की 9वीं फिल्म बन गई है जिसने राज्य में 100 करोड़ ग्रोस का आंकड़ा छुआ है। अब बात करते हैं आमिर खान धमकी मामले के बारे में। स्वीडन वीपीएन से भेजा गया था ऑडियो, मुंबई पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मिली कथित धमकी की जांच में मुंबई साइबर पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक धमकी भरा ऑडियो स्वीडन आधारित वीपीएन और टोर ब्राउजर का इस्तेमाल करके भेजा गया था ताकि आरोपी अपनी पहचान और लोकेशन को छुपा सके। पुलिस का कहना है कि अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सीधी भूमिका के सबूत नहीं मिले हैं। फिलहाल डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की असली पहचान का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां खुदाई में मिला पुराना सोना बताकर 22 लाख की ठगी की गई। मुंबई ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। रायपुर पुलिस ने मुंबई से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पीतल के हार को पुराना सोना बताकर 22.50 लाख यानी कि 22.5 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी पहले असली सोने का सैंपल दिखाकर लोगों को भरोसा जीतते और फिर नकली आभूषण बेचकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए नगद, चांदी के सिक्के, पीतल के आभूषण और मोबाइल बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 12 से अधिक ठगी की वारदातों को कबूल किया है। अब बात करते हैं राजस्थान की परीक्षा एजेंसियों में कई अहम पद खाली हैं। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं करवाने वाली प्रमुख संस्थाएं आरपीएससी, आरएसएसबी और आरबीएसई लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यत्व के लिए कई रिक्त पदों के कारण सुर्खियों में हैं। आरपीएससी में अध्यक्ष समेत कई सदस्य पद खाली हैं, जबकि आरएसएसबी में सभी पद नहीं भरे गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नियम और तय प्रक्रिया नहीं होने से भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता प्रभावित हो रही है। वहीं शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में खाली पदों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अगली बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। जयपुर में अंडों को लेकर विवाद बना, हत्या की वजह मजदूर की मौत हो गई। जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में अंडे गिरने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी झड़प में बदल गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी मजदूर बलबीर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस जांच और कार्रवाई में जुटी है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।